सो बेसिकली बेटा आज हम लोगों ने डिस्कस करना है फेब मार्च 2025 का पेपर 1-2। फेब मार्च में आपको पता है एक ही वेरिएंट आता है, उसी का मैं पेपर 1 कर रहा हूँ, फिर आगे और कुछ इस तरह के 2025 के पेपर्स करता रहूँगा। ज़्यादा बात नहीं करते, इसका सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे बात ये करिए, कर्व हैज इक्वेशन y इज इक्वल टू 5 + 3x - 2x square and a straight line has equation y is equal to kx plus 13 where k is a constant. Find the values of k for which the curve and the line do not meet. अब बेटा अगर कर्व और लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब यह है कि जब मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी और एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी जिसके रियल रूट्स नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ पे कह दिया डो नॉट मीट। अच्छा, जब भी आपको ये कह दिया जाए कि यार दे डो नॉट मीट या नो रियल रूट्स, तो इसका मतलब क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, विच मीन्स b² - 4ac लेस देन 0। हर पेपर में ये आपने मेंशन करके दिखाना है। और बेटा स्टेप बाय स्टेप देखें किस तरह से मैं कर रहा हूँ। भाई कर्व की इक्वेशन है 5 + 3x - 2x square इज इक्वल टू kx plus 13। बेटा ये अब क्या बन जाएगा 2x square प्लस kx minus 3x plus 13 minus 5 is equal to 0। मैं सब चीज़ों को इधर ले गया, सही है। तो देखिए ना बेटा 3x के साथ भी माइनस आ गया, 5 के साथ भी माइनस आ गया। अब मैं अगर इसको मज़ीद देखूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी 2x square प्लस x कॉमन ले लिया, k - 3, ठीक है। और बेटा 13 - 5 हमारे पास सीधा सीधा 8 हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये जैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया आपने दिखानी है, आप फिर फौरन से क्या कहेंगे, सिंस लाइन एंड कर्व डू नॉट मीट देयरफॉर b² - 4ac इज लेस देन 0। बेटा ये चीज़ आपने लाजमी लिख के दिखानी है, क्योंकि देखो एट टाइम ऐसा होता है आप कैलकुलेशन में गलती कर सकते हो। जब आपने ये चीज़ लिख के दे दी ना तो एटलीस्ट एक नंबर आपका सिक्योर हो गया, और ये जो आपने इक्वेट करा है इससे भी एक नंबर आ गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है। अब बेटा b क्या है आपके पास, k - 3 होल स्क्वायर 4ac लेस देन 0। बेटा k² माइनस 6k प्लस 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 8 ज़ा 64 लेस देन 0। बेटा k² माइनस 6k प्लस 9 माइनस 64 है 55 माइनस 55। अब मेरा बच्चा यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, आपने फ़ौरन से कह देना है कि यार ये मेरे पास b² - 4ac का एक्सप्रेशन है और ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, एक बात बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर फैक्टराइज करके दिखाना है या रूट जो है आपने निकाल के दिखाने हैं। आइडियली मैं फैक्टराइज करके दिखाता हूँ, लेकिन अगर फ़र्ज़ करो अभी मेरे पास टाइम नहीं है या किसी भी वजह से मेरा मूड नहीं है, चलो तो मैं क्या हरकत करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ। देखें प्लीज़, कैलकुलेटर खोला आपने, मेन्यू, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बेटा इक्वेशन का, सही है, ये ए से आ जाता है। इक्वेशन पे आप आ गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 है, सही है। तो बेटा k के साथ 1 है और -6 है, 1 -6 और -55। देखो मेरे पास यहाँ पे डायरेक्टली रूट आ गया, एक आ रहा है 11 और एक आ रहा है -5, सही है। अब 11 और -5 आ गया है ना, तो आप बेटा यहाँ पे चाहो तो लिख भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिखो। मैं इसको क्या करूँगा, 11 है तो ये हो जाएगा k - 11 और k + 5, इतना लिख के दिखा दिया। दिस इज़ मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ भाई, आपने अगर पूरे सॉल्व करने हैं तो दिखा दो भाई, कोई मसला नहीं है। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे बेटा, b² - 4ac का ग्राफ बनाना है आपने, और आपके पास बेटा रूट्स क्या आए हैं, रूट्स हैं आपके 11 और -5, ये दोनों आपके पास रूट्स आ गए। अब आपने फ़ौरन से क्या करना है, वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास b² - 4ac है, ये याद रखना। अब ये b² - 4ac का क्वाड्रेटिक कर्व बना रहा हूँ मैं, और -5 और 11 है,
ये -5 है और ये 11 है। अच्छा, ये पूरी चीज़ बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac को रिप्रेजेंट कर रही है और ये क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 ये कौन से रीजन में हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इस रीजन में हो रहा है। तो आपने बेटा फौरन से क्या लिख देना है, k इज़ ग्रेटर देन -5 बट लेस देन 11। और यहाँ पे जैसे ही आपने लिखा, ये आपका पूरा आंसर कंप्लीट, आपको पूरे 4 नंबर मिल गए। सही है। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। सो इन क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास यहाँ पे क्या दे दिया है, एक कर्व की इक्वेशन दे दी है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5/x प्लस 3। द कर्व क्रॉसेज द x एक्सिस एट द पॉइंट P 1 0। अच्छा, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बेटा आपको दे दिए पूरे 1, 0 एंड m इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ द कर्व। ठीक है बेटा, इसका मिनिमम पॉइंट भी दे दिया है। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट P। नाउ लिसन बेटा, जब भी आपका कर्व की इक्वेशन हो और आपको अगर ग्रेडियंट चाहिए, सो यू विल डायरेक्टली टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। लिख के दिखा दो तो बेहतर है। टेकिंग d by dx on both sides। जैसे ही आपने बेटा d by dx लिखा, अच्छा ये स्टेटमेंट नहीं भी लिखते कोई मसला नहीं, लेकिन ये लाजमी दिखाना होता है। d by dx of y, d by dx of 2x स्क्वायर माइनस 5/x प्लस 3। अब बेटा ये जैसे ही dy by dx आया, dy by dx आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, 4x माइनस माइनस प्लस 5/x स्क्वायर। ये आपके पास बेटा ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन आ गया। इन्होंने मांगा है कि ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट P। यार अगर मुझे P पे ग्रेडियंट चाहिए, P का x कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, तो आप लोग फौरन से क्या कह देंगे यार, m एट P 1, 0। ये क्या हो जाएगा, dy by dx x की जगह 1 प्लस 5/1 का स्क्वायर। तो बेटा आपके पास ये ग्रेडियंट क्या आ रहा है, 4 + 5 विच इज़ 9। तो आप फौरन से क्या कह देंगे, m एट P इज इक्वल टू 9। ख़त्म हो गई बात, यहाँ पे आपके पास इसका ग्रेडियंट आ गया। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कह दिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, गिव ईच कोऑर्डिनेट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा आप यहाँ पे खुद से मेंशन कर दिया कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे रहना है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ m है। नाउ लिसन बेटा, इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ m इज द मिनिमम पॉइंट। क्वेश्चन में खुद बताया हुआ है। बेटा आपको पता है मिनिमम पॉइंट पे, या मिनिमम पॉइंट हो या मैक्सिमम पॉइंट हो, उस पर अगर मैं कभी भी टेंजेंट बनाऊँ, एक स्ट्रेट लाइन बनती है और सारी स्ट्रेट लाइंस का ग्रेडियंट 0 होता है। तो हम लोग फौरन से क्या कह देंगे यहाँ पे, एट m dy by dx इक्वल टू 0। बेटा हमें पता चल गया है m पे ग्रेडियंट 0 है। अच्छा, ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है, ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन है मेरे पास 4x प्लस 5/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने बड़े आराम से बेटा एलसीएम ले लिया, तो हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 5/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटा 4x क्यूब प्लस 5 इक्वल टू 0, x क्यूब इज इक्वल टू -5/4, x विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -5/4। अच्छा, आई होप आप लोगों को इतना याद होगा कि स्क्वायर रूट, 4th रूट, 6th रूट, 8th रूट, 10th रूट, इवन रूट्स नहीं निकलते नेगेटिव नंबर के, लेकिन ऑड रूट्स नेगेटिव नंबर के निकल सकते हैं। अच्छा, मैं ये कैलकुलेटर में भी करके दिखा देता हूँ। क्यूब रूट ऑफ -5/4 एंड यू 1। बेटा ये वाला बटन जो है क्यूब रूट का आ गया, और ये क्या है बेटा, -5/4। ये आपके सारे -1.077। मैं पता है क्या करूंगा, मैं इसको लिखूंगा -1.077 है ना, मैं 1.08 लिखूंगा क्योंकि इन्होंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का है। ठीक है बेटा, -1.08 77 है ना, तो स्केल अप कर दिया। अच्छा, इन्होंने तो पूरे कोऑर्डिनेट्स मांगे, x कोऑर्डिनेट आ गया। चलो यार, अब मुझे y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। y कोऑर्डिनेट के लिए मुझे एक्चुअल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो बेटा मेरी एक्चुअल इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स -1.08 का स्क्वायर -5/-1.08
+3। अच्छा एक बात बोलूँ बेटा, बहुत सारे बच्चे कैलकुलेटर को इतना स्मार्टली यूज़ करते नहीं है। आपको पता है ये पूरी इक्वेशन आप कैलकुलेटर में लिख के एक्स कोऑर्डिनेट यही सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर पूरा निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने पूरी इक्वेशन लिखनी है 2x², देखें 2x² माइनस 5/x 5/x +3 ये आपके बेटा की जो कैलकुलेटर में बटन है ना, कैलकुलेट का CALC, इसको दबाया, इसने पूछा है क्या वैल्यू डालनी है, आपने कह दी जो मेरा पिछला आंसर आया था वो डाल दो, ये 1.077 आया था। तो देखिए क्या दे रहा है ये 9.962। तो बेटा 2 तो स्केल 6 स्केल अप नहीं होगा, तो 9.96 लिख दिया आपने, 9.96। 3 सिग्निफिकेंट में बेटा दोनों आंसर आ गए, और आपके अब m के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, -1.08 एंड 9.96। ख़त्म। चलो यहाँ पे ये सवाल का और कोई पार्ट, हाँ बस यहाँ पे ये वाला सवाल भी ख़त्म हो गया। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। तो अब बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कंप्लीट एक्सपेंशन। अरे यार कंप्लीट एक्सपेंशन ऑफ पावर क्या है भाई, 4 है, यानी कि 5 टर्म्स होंगे। जो भी पावर होती है उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। पावर पॉजिटिव इंटीजर है, तो वही बेटा जो मैंने आप लोगों को केस 1 करके फॉर्मूला पढ़ाया था वही लगेगा सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करते हुए। तो बेटा इसका फर्स्ट टर्म, 5 टर्म्स हैं, चौड़े में जगह कम है भाई, चेक करते हैं। 2x की पावर 4, a की पावर n प्लस nc1, a की पावर n-1, b की पावर 1 प्लस nc2, 2x की पावर 2 -3/x की पावर 2 प्लस nc3, 2x की पावर 1 -3/x की पावर 3 प्लस 4c4, 2x की पावर 0 -3/x की पावर 4। अच्छा बेटा 2 की पावर 4 हमें पता है 16x4। अच्छा बेटा अगर आप मेंटली नहीं कर सकते हो तो आप यहाँ पे 4c1 4 हो गया, ये हो गया 8x³ -3/x। यहाँ पे देखो बच्चे गलती करते हैं, इट इज़ वेरी कॉमन कि बच्चे यहाँ पे गलती कर रहे हो, इसलिए स्टेप बाय स्टेप कर लो अगर आपको वैल्यूज़ याद नहीं है या मेंटली नहीं कर सकते। 4c2 6 होता है 4x², और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 9/x²। बेटा 4c3 4 होता है, ये 2x हो गया, और ये नेगेटिव 27/x³। बेटा 4c4 1 होता है, 2 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, 81/x की पावर 4। अब बेटा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 16x4, देखो मैं भी कोई रिस्क नहीं ले रहा हूँ, 4 × 8 × 3 96, और ये हो जाएगा x², क्योंकि देखिए ना बेटा यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये कैंसिल होके 1 है और ये 3 है, तो कैंसिल होके पावर 2 हो गई, 96x²। फिर बेटा 6 × 4 × 9 कांस्टेंट आ जाएगा भाई हमारे पास, सीधा सीधा 216। फिर 4 × 2 × 27 216/x² प्लस 81/x की पावर 4। ये हमारी पूरी एक्सपेंशन आ गई। आई होप कि किसी को कोई मसला यहाँ तक नहीं होगा। और देखो ना पावर वही अपने एक ही फॉर्मूले पे चल रही है, सही है। अब हेंस डिटरमिन द कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस एक्सपेंशन। अब यही दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी एक्सपेंशन में अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ x² चाहिए तो मैं क्या करूँगा, x² + 5 इस पूरे को इसकी एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई कर दूँगा। देखो वैसे तो मुझे खाली x² चाहिए, मैं देखूँगा x² आता कब कब है, दिखाता हूँ मैं भी आपको, मेंटली करना होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी देख लें। प्लस 216 प्लस 81/x4
देखो बेटा मेरी बात सुने, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए। जब ये एक्स स्क्वायर इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तब एक्स स्क्वायर आएगा, जब इसका एक्स स्क्वायर इसके 5 से मल्टीप्लाई होगा तब एक्स स्क्वायर आएगा, वरना तो कभी भी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा बेटा। सही है, तो आपने फ़ौरन से क्या कर दिया, आपने कह दिया 216 एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 96, 5 इंटू 96 इज़ 480 एक्स स्क्वायर। बेटा 216 माइनस 480 हमारे पास आ जाता है माइनस 264 एक्स स्क्वायर। तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस 264। यहाँ पे जाके आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अच्छा, कोशिश किया करो कि हर आंसर के बाद इस तरह से बॉक्स करके अलग से लिख दिया करो क्या आंसर है भाई ये। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये सर्कुलर मेजर का सवाल है, नज़र आ रहा है भाई। यहाँ पे क्या कह दिया, द डायग्राम शोज अ ट्राइंगल ओ ए बी वेयर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ए ओ बी इज इक्वल टू 0.8 रेडियन। देखो रेडियन है, एक फ़ौरन से अपने कैलकुलेटर का मोड आप रेडियन में कर देना। पहला काम तो आपका ये होगा। फिर पॉइंट सी एंड डी ऑन ओ ए एंड ओ बी रिस्पेक्टिवली बता दिया भाई। आर सच दैट सी डी इज आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है भाई, ये एक सर्कल का आर्क है जिसका रेडियस 6 है, एंगल एट द सेंटर 0.8 रेडियन है। ओके, एंड रेडियस 6, द शेड रीजन इज बाउंडेड बाय द आर्क सी डी 4 और ए बी की लेंथ नहीं है मेरे पास, एंड द लाइन सेगमेंट सी ए बी एंड बी डी। सही है। फिर उसके बाद फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। नाउ लिसन बेटा, पेरीमीटर ऑफ द शेड रीजन में ये लाइन आएगी और ये ए बी की लाइन आएगी। मैं एक काम कर लेता हूँ, पहले सेक्टर कंसिडर कर लूँ ओ सी डी। मैंने पहले कंसिडर कर लिया सेक्टर ओ सी डी। कंसिडरिंग सेक्टर ओ सी डी भाई, एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है बेटा। आर्क लेंथ क्या आ जाएगी, रेडियस इज 6, थीटा इज 0.8। तो बेटा एस 4.8 आ गई। अच्छा, अपने जहन में ये बात याद रखें आप लोग कि बेटा सर्कुलर मेजर के हम लोग जितने भी क्वेश्चंस कर रहे होते हैं इनमें हमारा एंगल रेडियन में, तो हमने अपने कैलकुलेटर का मोड भी रेडियन में ही रखना है। सही है। अब मुझे अगर ए बी की लेंथ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं पूरे इस ट्राइंगल को कंसिडर कर लूँगा और ये राइट एंगल नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, कंसिडरिंग ट्राइंगल ओ ए बी, कैलकुलेटर का मोड बेटा आपने रेडियन में करा। आपको पता है ये एंगल है, ए बी की लेंथ चाहिए। कोसाइन रूल लगा देता हूँ मैं, सबसे आसान रहेगा। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ओ बी कॉस ए ओ बी, जिसके बीच में से एंगल निकलता है यही लिखते हैं हम लोग। अच्छा यार, अब ए बी क्या आ रहा है हमारे पास, ए बी का स्क्वायर, ओ ए क्या है बेटा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 कॉस 0.8। बेटा ए बी का स्क्वायर 200 माइनस 200 कॉस 0.8। देखो अगर किसी को ये, मैंने अभी यहाँ पे सबसे पहले देखा कैलकुलेटर के, देखो टॉप पे मेरे डी लिखा हुआ है, मैंने इसे चेंज करा। सही है। शिफ्ट मेन्यू एंगल यूनिट 2 रेडियन में कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, कॉस 0.8 पहले ये निकाला, फिर से मैंने मल्टीप्लाई करा 200 में से। सही है, 139 पॉइंट। तो फिर 200 में से हमने माइनस करना था, ये 200 माइनस आंसर, तो आ रहा है 60.658। 60.658। तो ए बी की लेंथ हमारे पास क्या आ रही है, रूट ऑफ आंसर 7.788। तो मैं इसे 7.79 लिखूंगा। 3SF में आंसर देना होता है 7.79। अब बेटा बात सुने, आपको देना है पेरीमीटर। भाई पेरीमीटर में क्या आ जाएगा,
बेटा पेरीमीटर में एक तो आर्क लेंथ आई 4.8, फिर बेटा आपके पास ऊपर ए बी वाली लेंथ 7.79, फिर बेटा आपके पास ये दोनों साइड की 4 की लेंथ 4 + 4, तो बेटा हमारे पास जो पेरीमीटर आ रहा है वो क्या आ रहा है 4 + 4 + 4.8 + 7.79, ये आ रहा है 20.59 20.6 सेंटीमीटर। चलो भाई ये भी आंसर हो गया, 3 नंबर दिए हैं। हाँ थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा है, सही है। अब यहाँ पे आगे इन्होंने क्या कह दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेड रीजन। देखो अगर मुझे एरिया चाहिए मैं इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लूँगा हाफ AB sin C से, और माइनस कर दूँगा सेक्टर का एरिया हाफ r² थीटा, सही है। तो अब बेटा जब इस तरह की कहानी आ जाती है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB which is half AB sin C, 10 into 10 into sin 0.8, सही है। हाफ AB sin C अगर आपने कर दिया बेटा तो आ जाएगा 10 into 10 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 0.8। तो बेटा ये आपके पास जो एरिया आ जाएगा तो वो आपके पास सिर्फ ट्राइंगल का एरिया आ रहा होगा, सही है मेरा बच्चा, कोई मसला है किसी को? तो हम लोगों ने कैलकुलेटर का मोड वही, मैं बल्कि इस पे दिखाऊँ, सॉरी मैं इस पे क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपने तो इस पे करना है बेटा। पहले आपने निकाला साइन 0.8, सही है, हाफ AB sin C होता है ना, इंटू 10 इंटू इंटू 10 डिवाइड बाई 2, तो आगे 35.87 फिर एरिया ऑफ सेक्टर, बेटा सेक्टर आपका क्या है OCD आपके पास क्या आ जाएगा हाफ r² थीटा, यानी कि हाफ रेडियस ऑफ द सेक्टर इज 6, बेटा 6 का स्क्वायर इंटू 0.8, तो बेटा 36 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.8, तो ये आ गया 14.4। बेटा शेडेड एरिया आपके सब क्या आ जाएगा 35.87 माइनस 14.4, 35.87 माइनस 14.4 विच इज़ 21.47। मैं इसे लिख दूंगा 21 पॉइंट, मेरा आ रहा है 21.47, लेकिन हम लोग बेटा 3SF में देते हैं आंसर 21.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, हाँ भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जाके अभी देखते हैं इसका और कोई पार्ट है कि नहीं, मैं फिर हाँ बस यहाँ पे जाके हमारा ये वाला सवाल भी ख़त्म हो गया है, सही है। अब ज़रा हम लोग एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यार क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या है बेटा, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैज़ फर्स्ट टर्म 5 एंड अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 6। अब बेटा अगर फर्स्ट अर्थमेटिक है भाई प्रोग्रेशन, ठीक है भाई, पहले तो हमने इसका डेटा बनाना है यार। AP है, फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन डिफरेंस इज 6। फॉर दिस प्रोग्रेशन फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट लाई बिटवीन 150 एंड 400। 150 से 400 के बीच में इस प्रोग्रेशन के जितने भी टर्म्स हैं उनका सम चाहिए। तो पहले तो मैं एक बात देखता हूँ कि यार देखो मेरे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, तो फर्स्ट टर्म 5 है, सेकेंड टर्म 11 है, फिर 17 है, मुझे तो लेकिन 150 से ऊपर जाना है ना। तो मैं पहले तो वो देखूंगा वो पहला टर्म कौन सा होगा जो 150 से ऊपर होगा। तो मैंने पहले क्या कह दिया भाई, टर्म इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू टी। टर्म की जगह लिख दिया 150, A है 5 प्लस n-1 इंटू 6। बेटा ये हो जाएगा 145 अपॉन 6 प्लस 1 इज इक्वल टू n। देखो ये क्या आ रहा है बेटा, 145 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 25.1। यार इसका मतलब पता है क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स यार डिस्क्रीट होते हैं ना, होल नंबर में होंगे, तो हम लोग पता है क्या करेंगे,
26th टर्म देखेंगे जो कि पहला टर्म होगा मोर देन 150। तो बेटा हमारा 26th टर्म क्या है देखना, ये दैट विल बी द फर्स्ट टर्म विच इज मोर देन 150। 26 टर्म आएगा a प्लस 25d, बेटा a है 5 प्लस 25 इंटू 6, तो बेटा ये क्या आ गया 25 इंटू 6 प्लस, तो 155 हमारा 26 टर्म है। अच्छा अभी काम करते हैं हम लोग थोड़ी सी और, भाई हमारा लास्ट टर्म क्या है 400 है। अब भाई मैं देखूंगा कि यार मुझे इससे तो पीछे पीछे रहना है 400 से, तो मैंने दोबारा से टर्म का फॉर्मूला यूज़ करा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, टर्म की जगह रख दिया 400, a 5 है प्लस n माइनस 1 और d क्या है हमारा 6 है, तो बेटा n हमारा क्या आ जाएगा 395 ओवर 6 प्लस 1, तो बेटा n आ रहा है 395 डिवाइड बाई 6 प्लस 1, तो ये आ गया 66.8। देखो अब पता है क्या है, अगर मैंने 67 टर्म लिया वो 400 से ऊपर हो जाएगा, तो मैं कौन सा टर्म लूँगा 66 टर्म। 66 टर्म मेरा कौन सा है a प्लस 65d, तो भाई ये 66 टर्म मेरा आ रहा है 5 प्लस 65 इंटू डी की जगह 6, 65 इंटू 6 प्लस 5, 395। अब देखो मेरे पास एक तरह से एक ऐसी प्रोग्रेशन है जिसका, अगर मैं इन दोनों टर्म्स के बीच का मुझे सम चाहिए ना बेटा, मुझे पता है यार इसका इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़, मुझे पता है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ 6, सही है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज 6। मैं इसको फर्स्ट टर्म एज्यूम कर लेता हूँ और मैं इसको लास्ट टर्म एज्यूम कर लेता हूँ। क्या मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं? नहीं, लेकिन मैं निकाल सकता हूँ। मैं फ़ौरन से क्या कह दूंगा भाई, दोबारा से टर्म का फॉर्मूला लगाऊँ, लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म मैंने कंसिडर कर लिया किसको 395 को, फर्स्ट टर्म ले लिया 155 को, फिर n माइनस 1 डी क्या है हमारा 6, तो मेरे पास टेक्निकली 66 से 26 के बीच के सारे नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा 395 माइनस 155 डिवाइड बाय 6 प्लस 1, तो मेरे पास 41 टर्म्स हैं। असल में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पता है क्या कहते हैं, सर 66 टर्म है, 26 टर्म है तो 40 टर्म्स है। यही चीज़ मैंने आप लोगों को दिखानी थी कि यार ये एक टर्म ज़्यादा होता है जब भी ऐसे आप डिफरेंस निकाल लो, क्योंकि वो वाला टर्म भी तो इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने आप पे शो करके दिखा दिया। भाई एक तरह से 41 टर्म्स है। एक ऐसी सीरीज जिसका फर्स्ट टर्म 155, लास्ट टर्म 395, 41 टर्म्स है, डिफरेंस 6 है। सम टिल लास्ट टर्म आप निकाल सकते हैं। सम टिल लास्ट टर्म होता है n/2 a प्लस l। भाई 41 टर्म्स है, 41/2, फर्स्ट टर्म 155 रखा, लास्ट टर्म हमने 395 रखा, तो बेटा सम टिल लास्ट टर्म आ गया हमारे पास 55 प्लस 241, बेटा हमारा आ रहा है 11,275। अच्छा बेटा अब कुछ चीज़ें आप लोगों को और समझनी होंगी। अच्छा मैं बेटा इसको ये भी लिख सकता हूँ, सम टिल लास्ट टर्म 11,300, 3SF में आंसर देना है ना हमने, आपने लेकिन ये लिख के दिखाना 11,275, फिर आखिर में जाके ये चीज़ कर देना। अच्छा बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं कि सर ये लास्ट टर्म कहाँ से आ गया। अरे भाई देखो, सवाल की पहले डिमांड को समझो। सवाल की डिमांड क्या है कि भाई कोई ऐसी प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, इसके टर्म्स चलते रहेंगे 5, 11, 17, 23, 29 ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन हम लोग काउंट कौन से टर्म्स करेंगे जो कि 150 के बाद हो और 400 से पहले हो। तो मैंने देखा कि यार 150 के बाद पहला टर्म हो जाएगा 155, लास्ट टर्म हो जाएगा 395, तो मैंने इनके बीच के नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए और फिर मैंने एक ऐसी सीक्वेंस ले ली जिसका फर्स्ट टर्म 155 है, लास्ट टर्म 395, डिफरेंस 6 है, नंबर ऑफ टर्म्स 41 है, उसका सम निकाल लिया। अच्छा फिर बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा, क्या आप ये नहीं यूज़ कर सकते? भाई हम ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेम ही आंसर आएगा बेटा, डोंट वरी अबाउट दैट। यानी कि n की जगह आपने लिख दिया 41/2, a की जगह आपने लिख दिया 155 प्लस 41 माइनस 1 इंटू 6, आंसर अभी भी यही आएगा 11,275, डोंट वरी। चलें भाई, अब हम लोग चलते हैं, इसका और कोई पार्ट नहीं है, अगले सवाल पे अब हम लोग चलते हैं बेटा। अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह दिए द डायग्राम शोज अ सर्कल ऑफ रेडियस r where x is greater than 0 and y is greater than 0 for all points on C। इन सर्कल के जितने भी पॉइंट्स हैं भाई, x की भी वैल्यूज पॉजिटिव है, y की भी पॉजिटिव है, परफेक्ट है। द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन C एंड द x एक्सिस इज 8 यूनिट। अच्छा यार, वैसे मैं एक बात आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, इस सवाल में आ गई है, रैंडम है, लेकिन सुन लो, अगर फ़र्ज़ करो कभी भी कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट हो और एक सर्कल हो, अगर मुझे कभी भी बेटा इससे लीस्ट डिस्टेंस चाहिए हो या ग्रेटेस्ट डिस्टेंस चाहिए हो, वी ऑलवेज ड्रॉ अ लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सही है, हम एक ऐसी लाइन बनाते हैं जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल से गुजरे। और याद रखना बेटा, ये अगर A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो बेटा ए बी हमेशा क्या होगा, लीस्ट डिस्टेंस, और बेटा ए डी जो होगा वो होगा ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। ये चीज़ अपने जहन में बिठा लो। अगर कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल का लीस्ट डिस्टेंस और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस चाहिए हो, ऑलवेज ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एक्सटेंड दैट पर्टिकुलर लाइन। जो फर्देस्ट पॉइंट होगा सर्कल का वो होगा ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, और जो सबसे पहले आ जाएगा दैट विल बी लीस्ट डिस्टेंस। चलो, ये वाली चीज़ बेटा मैं आप लोगों को इसलिए अभी से बता रहा हूँ क्योंकि इंशाल्लाह आप लोग जब A2 पढ़ रहे होगे उसके अंदर एक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ये सब चीज़ें लोकस में यूज़ होती हैं। इंशाल्लाह वो अगले साल आप लोग खुद ही देख लेंगे। खैर, अब इस सवाल में अच्छा हुआ, ये सवाल मैंने देख लिया, मैं खुद ही पहली बार ही पेपर कर रहा हूँ। अब इन्होंने क्या कह दिया, द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन C एंड द x एक्सिस इज 8 यूनिट। x एक्सिस से सर्कल का जो लीस्ट डिस्टेंस है वो 8 यूनिट है। अच्छा भाई, अगर मुझे x एक्सिस से देखना है, x एक्सिस से अगर देखना है तो ये होगा भाई, x एक्सिस से अगर देखना है लीस्ट डिस्टेंस तो ये हो गया। तो हमने फौरन से क्या कह दिया, और से सुने बेटा, हमने कह दिया भाई यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 8 है। अच्छा, ये डिस्टेंस r है, तो भाई मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस आ गया, यानी कि इसका जो सेंटर है ना, सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा मेरे पास, 8 प्लस r। अच्छा, फिर आगे इन्होंने क्या कह दिया, एंड द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन C एंड द y एक्सिस इज 5 यूनिट। बेटा वर्टिकल एक्सिस से यहाँ का लीस्ट डिस्टेंस है 5 यूनिट। तो मैंने क्या हरकत करी, यहाँ से भी एक लाइन बना दी भाई। इन्होंने कहा है ये डिस्टेंस, ये 5 है और ये r है, तो बेटा ये हमारा x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5 प्लस r। अच्छा, r की फॉर्म में आ गया। स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इन टर्म्स ऑफ r। सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया बेटा आपके पास 5 प्लस r, कॉमा 8 प्लस r, आंसर। फिर इन्होंने क्या कह दिया, गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑरिजिन एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब बेटा इन्होंने ऑरिजिन से कह दिया, पहले लाइन से कंपेयर कर रहे थे, अब ऑरिजिन से कर रहे हैं। गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑरिजिन एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 15 यूनिट्स। अच्छा जी, अब अगर मैं ऑरिजिन से एक लाइन बनाऊं सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये इन्होंने डिस्टेंस दे दिया 15। अच्छा, एक बात सुनो, ये डिस्टेंस दे दिया, ये क्या हमारा 8 प्लस r, ये क्या हमारा 5 प्लस r। इन्होंने क्या कह दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। भाई आपको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के दरमियान हमेशा राइट एंगल बनता है। तो आपने फौरन से क्या बात कह दी, आपने कह दिया कि भाई देखो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस r का स्क्वायर प्लस 5 प्लस r का स्क्वायर। क्योंकि बेटा ये वाला
अगर 5 प्लस आर है तो ये भी 5 प्लस आर ही होगा। तो अब ये क्या बन रहा है बेटा, 15 का स्क्वायर आपने लेना है और उसको तो बेटा प्रॉपर तरीके से खोलना है आपने। तो ये आ गया 225, ये आ गया 64 प्लस 2 8 16 आर प्लस आर स्क्वायर। बेटा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10 आर प्लस आर स्क्वायर। तो मेरा बच्चा ये बन जाएगा 2 आर स्क्वायर, सही है, प्लस 26 आर, सही है, और फिर माइनस बेटा 64 प्लस 25 माइनस 225, तो आ जाएगा माइनस 137, सही है। अब जब बेटा ये आ गया आपके पास, पाइथागोरस थ्योरम लगाया है मैंने, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ज़रा इसको देखें यार, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना। मैं फिर वही वाली बात कर रहा हूँ कि मुझे यार आदत नहीं है इतनी मेहनत करने की, थोड़ा सा शॉर्टकट मारता हूँ। पॉलिनोमियल 2, भाई मेरे वो क्या है, 226 माइनस 137, 226 माइनस 137। बेटा आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं 4.02 और आपके पास माइनस 17 या वैसे होल नंबर में आनी चाहिए वैल्यू, ये होल नंबर में क्यों नहीं आ रही है, ये मेरे लिए एक इशू है। बेटा कहीं पे कोई गलती ना करी हो, मैं देख लेता हूँ। 64 प्लस 25 माइनस 5 माइनस 137 है, फिर बेटा माइनस 137 अगर है तो ये चीज़ अब मुझे बेटा देखनी पड़ेगी इसका, मेरे अभी क्योंकि मेरे पास आंसर तो नेगेटिव में आ रहा है। चलो खैर है, अभी हम देख लेते हैं भाई, शायद यही होगा इसका आंसर, हम बाद में तो वेरीफाई करेंगे ही। 226 माइनस 137 4.023, सही है। रेडियस वैसे होल नंबर में आना चाहिए था मेरा। सो बेटा मैं अभी ये देख रहा था कि ये जो है ना कैलकुलेशन में ये माइनस 136 है, ये मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन की गलती कर दी जिसकी वजह से प्लस माइनस का इशू आ गया। चलो अब इसमें हम अगर आंसर देखें तो इसका आंसर क्या आ रहा है, पॉलिनोमियल डिग्री 2 आया, 26 आया और माइनस 136 आया। तो हमारे पास बेटा r की एक वैल्यू 4 आ रही है और एक वैल्यू आ रही है माइनस 17। वी नो दिस फॉर अ फैक्ट कि रेडियस तो नेगेटिव में हो नहीं सकता है, तो बेटा द वैल्यू ऑफ r इज 4, r आ गया आपका 4। इसके बाद द पॉइंट ऑन द सर्कल फर्दरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन इज डिनोटेड बाय p। बेटा इससे अगर फर्दरेस्ट पॉइंट चाहिए तो मैं ऐसे बनाऊंगा, फर्दरेस्ट पॉइंट। अब हमारा जो P है वो यहाँ आ गया, ये हमारा हो गया पॉइंट P। चलो भाई अब इन्होंने क्या बात बोली है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट P। बेटा अब ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट चाहिए भाई, अगर आपको ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट चाहिए एट P तो मैं क्या करूँगा, मुझे इतना पता है कि यार देखो जो इस लाइन का ग्रेडियंट होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका ग्रेडियंट होगा, मानते हैं आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि भाई अगर मुझे ये पॉइंट्स चाहिए, देखो मेरे पास r की वैल्यू आ गई, अब सेंटर में लिख सकता हूँ, मेरा r आया है 4, r क्या आया है 4, तो बेटा 5 प्लस 4 क्या हो गया 9, 8 प्लस 4 क्या हो गया 12, सेंटर हो गया। अच्छा मैं क्या OP लाइन का ग्रेडियंट निकाल सकता हूँ, m ऑफ OP, पूरी लाइन का सेम ही ग्रेडियंट रहेगा बेटा, y2 माइनस y1 12 माइनस 0 अपॉन 9 माइनस 0, तो बेटा इसका ग्रेडियंट आ रहा है 12/9 विच इज़ व्हाट 4/3। बेटा अगर ग्रेडियंट ऑफ OP 4/3 है तो ग्रेडियंट ऑफ OP इंटू ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट
बेटा दोनों परपेंडिकुलर है इसलिए दैट विल बी इक्वल टू -1। तो आप लोगों ने फौरन से क्या कह देना है यार, -3/4 है हमारे पास टेंजेंट का ग्रेडियंट। इन्होंने यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन मांगी नहीं है, मांगते तो पी के कोऑर्डिनेट्स भी देते। अच्छा चलें, अब यहाँ पे जाके हमारा ये वाला पेपर क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है, आपको एक शो दैट एक आइडेंटिटी दे दी है। ओके 3 नंबर की है भाई। अच्छा यार एक चीज़ मैं वैसे आज आप लोगों को बता रहा हूँ, आइडियली मैं ये चीज़ के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन कैम्ब्रिज वाले ये चीज़ अलाउ करते हैं कि आप दोनों साइडों को साथ साथ लेके चल लें। बट मेरा अपना एक मानना है कि भाई मैं एक वक्त में एक ही साइड को लेके चलता हूँ, मेरा पर्सनल एक वो है। आप लोगों से भी मेरा मशवरा होगा कि एक वक्त में एक ही साइड को लेके चलो, ठीक है, या तो राइट या तो लेफ़्ट। अच्छा इस पर्टिकुलर सवाल को हम राइट से भी कर सकते हैं, लेफ़्ट से भी कर सकते हैं। मैं लेफ़्ट से कर लेता हूँ भाई, 10 है ना, ज़रा ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। बेटा कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड, भाई 10 स्क्वायर है 3 साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बेटा आपको इतना पता है कि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 एलसीएम ले लिया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। चलो जी, अच्छा मुझे जो चीज़ चाहिए उसमें खाली साइन है, तो मैं इसे क्या कर दूंगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा। बेटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है अपॉन डिनोमिनेटर में भी लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये क्या बन रहा है 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन 4 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जो चीज़ आपने प्रूफ करनी थी वो प्रूफ 3 + 5 8 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन 4 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपने बेटा आराम से प्रूफ कर लिया, इसमें एज सच कोई मसला नहीं होगा। एक लेफ्ट हैंड साइड ही सिंपल है, ज़्यादा आसान है, इससे कर लीजिएगा आप। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हेंस सॉल्व द इक्वेशन। अब देखो हमने सॉल्व करनी है ये इक्वेशन, इसको इक्वल टू 9 रखा है और डोमेन क्या दी है डिग्री में दी है, कैलकुलेटर का मोड फॉरेन डिग्री में करना। लेकिन बेटा शुरू के से 3 क्वाड्रेंट है। अच्छा 3 tan स्क्वायर प्लस 5 साइन स्क्वायर, ये पूरी चीज़ इसके बराबर थी, यानी कि एज अ सिंगल रेशियो लिख लिया है। तो मैं एज अ सिंगल रेशियो वाली चीज़ को यूज़ करूँगा, एज अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा 8 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन 4 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आई गेस यही था, हाँ, इक्वल टू 9। अब बच्चे कहते हैं कि सर आपने इस फॉर्म से क्यों नहीं करा। अरे भाई हमारे पास ऑलरेडी पिछले पार्ट में एज अ सिंगल रेशियो लिख चुके हैं, सिर्फ साइन की फॉर्म में लिख चुके हैं, तो हम उसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक देखना डिस्गाइज क्वाड्रेटिक बनेगी, 8 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। बेटा अब ये क्या हो जाएगा, 5 वाले को उधर ले जाए, 5 साइन 4 थीटा माइनस माइनस बेटा माइनस 9 माइनस 8 माइनस 17 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 इक्वल टू 0। लेट ए बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया बेटा 5a स्क्वायर माइनस 17a प्लस 9 इक्वल टू 0। ए डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर दो भाई। 5 माइनस 17 प्लस 9, तो ये आपके सारा है 2.744 और एक आ रहा है 0.656। सही है, 96 है तो मैंने इसको ऐसे ही कर दिया।
अब ये वैल्यूज़ आई हैं, लेकिन बेटा ये तो किसके बराबर रखूँगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा के, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की एक वैल्यू 2.744, एक साइन स्क्वायर थीटा की बेटा वैल्यू है 0.656। देखो स्क्वायर, इसको अगर मैं रूट भी लेता हूँ ना तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेटा साइन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 1 और -1 होती है। मैं फिर भी लिख के दिखा देता हूँ बेटा, साइन थीटा यहाँ पे क्या आएगा भाई, रूट ऑफ 2.744, ये आ रहा है 1.656। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इज 1 एंड -1। यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 0.656, ये आ रहा है 0.8099, 0.8099। मैंने ज़्यादा वैल्यूज़ ले ली हैं, कोई मसला नहीं है। अब बेटा आपको तो थीटा चाहिए और ये पॉजिटिव है। अच्छा, जब ये पॉजिटिव है ना तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गया, क्योंकि देखो बेटा आपने रूट लिया है ना, जब भी हम किसी चीज़ पे रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है। तो पहले आप निकालोगे अल्फ़ा, अल्फ़ा आएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.8099, शिफ्ट साइन इनवर्स ऑफ आंसर 54.08, 54.1 आ रहा है। अब बेटा बात पता है क्या, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, विच मीन्स कि हम लोग अब तीनों क्वाड्रेंट्स में जाएंगे। सही है। अब अगर मैं तीनों क्वाड्रेंट्स में जा रहा हूँ तो भाई पहला क्वाड्रेंट तो हो गया अल्फ़ा 54.1, दूसरा होता है 180 माइनस अल्फ़ा, तो ये आ रहा है 125.9। तीसरा क्वाड्रेंट होता है बेटा 180 प्लस अल्फ़ा, ये आ रहा है 234.1। लेकिन बेटा एक बात बोलूँ, यहाँ पे आपको आंसर तो 3SF में देना है ना, तो आप आंसर्स इस तरह से दे सकते हैं 54.1, 126, 234। यहाँ पे आपने जाके इसके आंसर्स दे दिए, ठीक है, कोई इसमें मसला नहीं होगा। इसके बाद बस ये वाला सवाल भी हमारा एंड हो गया है। तो अब बेटा हमारा अगला सवाल क्या है, अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा, एक ही पेपर में लगे दो इन्होंने सवाल दे दिए, गुड। अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज सच दैट सेकंड टर्म इज -120। बेटा पहली बात, इट्स अ जीपी। सेकंड टर्म AR -120 है, एंड द सम टू इन्फिनिटी इज 160। सम टू इन्फिनिटी दे दिया 160। फाइंड द कॉमन रेशियो। बेटा एक चीज़ रखें, यहाँ पे अगर आपको रेशियो चाहिए, आप यहाँ पे बड़े आराम से ये बात कह सकते हो कि यार A विल बी इक्वल टू -120 ओवर R। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, A अपॉन 1 माइनस R इज इक्वल टू 160। तो बेटा ये हो जाएगा A -120 ओवर R इज इक्वल टू 160 माइनस 160 R, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, उसके बाद ये क्या आ रहा है भाई हमारे पास, -120 इज इक्वल टू 160 R माइनस 160 R स्क्वायर। बेटा 160 R स्क्वायर माइनस 160 R, सबको उधर लेके जा रहा हूँ, -120 इक्वल टू 0। भाई आप ये बड़े आराम से ऐसे कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई, 4R स्क्वायर माइनस 4R माइनस 3 इक्वल टू 0। बेटा R की वैल्यूज़ आपके पास आ सकती हैं, A, आप बस इतना दिखा दो, इतनी वर्किंग, -B प्लस माइनस अंडर रूट V स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2 इंटू 4 दिखा दो बेटा। अगर इतना हुआ है ना आपको बस, लेकिन पूरा करके नहीं, सॉल्व नहीं करना भाई, इतनी ख्वारी नहीं करो, टाइम नहीं है हमारे पास पेपर में। 4 माइनस 4 माइनस 3, तो आ रही है बेटा एक वैल्यू 3/2 और एक आ रही है -1/2। अच्छा, अब बेटा बात सुने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पे 2R की वैल्यूज आ रही हैं बेटा, याद रखना सम टू इन्फिनिटी है, यानी कि इट्स अ कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज। फॉर एनी ज्योमेट्रिक सीरीज टू बी कन्वर्जेंट, रेशियो की वैल्यूज -1 से 1 के बीच में होती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती और -1 से छोटी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो R की वैल्यू है ना 3/2, आप इसे फ़ौरन से कर दोगे इग्नोर, और आपने R की वैल्यू सिर्फ क्या लिखनी है, -1/2। अब इससे पता है क्या होगा,
एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक सीरीज पूरी चलती रहेगी। फिर द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन आर नाउ रिमूव्ड। अच्छा जी, पहले 9 टर्म ही रिमूव कर दिए हैं। फिर फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन। कोई मसला नहीं बेटा इसमें। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं कि भाई सम टू इन्फिनिटी है हमारे पास, कितना 160 है, सही है। और बेटा आप सम टू 9 टर्म फिर माइनस कर दो। सम टू 9 टर्म यहाँ पे कैसे निकलेगा, याद रखना बेटा, इट्स अ कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज SN, यानी कि सम टू 9, ये क्या हो जाता है, A यहाँ पे आता है 1 माइनस RN ओवर 1 माइनस R। ए क्या है हमारा, अच्छा ए तो हमने निकाला ही नहीं है यार, ए यहाँ से निकाल लेते हैं ना। ए इज इक्वल टू -120 ओवर -1/2, जन्नत जन्नत, ए आ गया 240, सही है। तो बेटा ये हो गया 240, 1 माइनस -1/2 की पावर 9 अपॉन 1 माइनस -1/2। तो बेटा ये आएगा हमारा 0.5 रेज़ टू पावर 9 प्लस 1, माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो जाता है, फिर इनटू 240 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये हमारे पास आ रहा है बेटा 2565 अपॉन 16, सही है। 160.3125 आ रहा है बेटा, सही है ना। तो अब जो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सम टू इन्फिनिटी माइनस सम टू 9। तो बेटा सम टू इन्फिनिटी क्या था हमारा, 160 माइनस 2565 अपॉन 16। तो बेटा ये क्या आ रहा है अब 160 माइनस आंसर, अल्लाह, हाँ डायरेक्ट फ्रैक्शन में आ गया, -5/16। किसी को भी यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा, सही है। अब बेटा अगर इसमें आप फिर से देखें, यहाँ पे देखो बातें इन्होंने बड़ी सीधी करी थी। पहला पार्ट इन्होंने कह दिया कि भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दे दिया और सम टू इन्फिनिटी। सम टू इन्फिनिटी से हमें पता चल गया कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट की बेटा मैंने आप लोगों को लॉजिक दी थी कि भाई R लाई करता है -1 से 1 के बीच में, ये बात आप सबको याद है, सही है। और डाइवर्जेंट के लिए दो चीज़ें होती हैं, डाइवर्जेंट के लिए आपके पास होता है R या तो ग्रेटर देन 1 या R लेस देन -1 होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला। अगर ये लोग कह देते ना कन्वर्जेंट है और सारे पॉजिटिव हैं, तो आप लिखते R इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। अगर आपसे यहीं पे कहते कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, या अगर कुछ कहते ही नहीं, तो आप R की वैल्यू लेते -1 से 1। ये वाली चीज़ हम लोग कर चुके हैं। यहाँ ऐसी बात है डाइवर्जेंट में, अगर आपसे कहते हैं ऑल पॉजिटिव, सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो आप लोग क्या कहते हैं, R इज़ ग्रेटर देन 1। अगर आपसे कुछ ना कहें पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप क्या कहते हो, R इज़ ग्रेटर देन 1 और R इज़ लेस देन -1, सही है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। अब सिंस ये थी कन्वर्जेंट, तो हमने ये लॉजिक ले ली। अब मेरे पास R की दो वैल्यूज़ हैं, एक आई थी 1 से बड़ी जो कि डाइवर्जेंट के लिए है। डाइवर्जेंट हो नहीं सकता क्योंकि सम टू इन्फिनिटी निकल रहा है, तो आपने R डिसाइड कर लिया -1/2। अब ये नेगेटिव रेशियो का क्या मतलब है, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ चलेंगी। अब आपने क्या करा, इन्होंने सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह दिया, द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन आर नाउ रिमूव्ड। पहले 9 टर्म्स को हटा ही दिया है, यानी कि उनके किसी की भी टर्म को आप यूज़ ही नहीं कर रहे। इन्होंने कह दिया सम टू इन्फिनिटी निकालो ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स, टेल यानी सम टू इन्फिनिटी निकालो 90 टर्म के बाद से, यानी कि 10th टर्म से सम टू इन्फिनिटी तक। एक तो तरीका बड़ा सिंपल सा क्या है, मैंने सम टू 9 टर्म निकाल लिया और सम टू इन्फिनिटी में से माइनस कर दिए शुरू के 9 टर्म, तो मेरे पास आगे नेगेटिव में आंसर। एक तरीका और भी बनता है कि मैं क्या करूं, 10th टर्म निकालूं, उसको फर्स्ट टर्म बना दूं और फिर सम टू इन्फिनिटी तक चला जाऊं, उससे भी यही आंसर आएगा। लेकिन मेरी नज़र में ये वाला मेथड ज़्यादा आसान है, सही है। अब हम आगे चलते हैं बेटा।
तो अब बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में क्या हो रहा है, एक डबल डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन दे दिया है। इट इज गिवन दैट द कर्व हैज अ स्टेशनरी पॉइंट। अच्छा, स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी पूरे पूरे दे दिए हैं। अब इन्होंने कह दिया यूज द एक्सप्रेशन ऑफ डबल डेरिवेटिव टू डिटरमिन वेदर द स्टेशनरी पॉइंट इज अ मैक्सिमम और अ मिनिमम। देखो बेटा याद रखना, जब भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है इसका क्या मतलब है कि आपका जो स्टेशनरी पॉइंट है वो मिनिमम है, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम है। भाई डबल डेरिवेटिव में x की जगह 1/2, यहाँ पे 1/2 की पावर 4 माइनस 5, 1/2 की पावर 3। तो बेटा ये क्या आ रहा है, 2 की पावर 4 इंटू 6, 96 माइनस 5 इंटू 8, 40। तो बेटा ये तो आ रहा है आपके पास पॉजिटिव 56। सही है, तो आपने फ़ौरन से क्या कह दिया, भाई पॉजिटिव आ रहा है तो टर्निंग पॉइंट हमारा मिनिमम हो गया। आप पूरा लिखेंगे, सिंस d² y अपॉन dx² इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर टर्निंग पॉइंट इज द मिनिमम पॉइंट। ये वाला टर्निंग पॉइंट मिनिमम है। अब इन्होंने क्या कह दिया, मैक्सिमम इक्वेशन ऑफ कर्व निकालो। अरे यार, अब इक्वेशन ऑफ कर्व के लिए देखो क्या करते हैं, हमने सिंपल डबल डेरिवेटिव को एक बार क्या करा, इंटीग्रेट करा तो dy/dx आ गया। तो मैंने क्या करा, इंटीग्रेट करा बेटा d² y अपॉन dx² को इंटीग्रेट, तो ये आ रहा है 6 x की पावर -4 माइनस 5 x की पावर -3 डॉट dx। तो बेटा हमारे पास dy/dx क्या आ जाएगा, बेटा यहाँ पे हम पावर में +1 करते हैं। बेटा -4 + 1 होता है -3 और डिवाइड भी हो गया -3 से। अब फिर बेटा -3 + 1 होता है -2 डिवाइड हो गया -2 से, लेकिन हमने हमेशा क्या लिखना होता है, +c। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ मसले मसाइल आएंगे। इन्होंने कहा है कि स्टेशनरी पॉइंट है ये। यार स्टेशनरी पॉइंट पे ग्रेडियंट होता है हमारा 0, ये बात हम सबको पता है, इसलिए तो स्टेशनरी कहते हैं, क्योंकि उस वक्त ना इंक्रीज हो रहा होता है ना डिक्रीज हो रहा होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे एट पॉइंट क्या था हमारा, 1/2, 9 dy/dx हमारा होगा किसके बराबर, 0 के। मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया, जन्नत जन्नत 2। तो बेटा ये आ रहा है -2/12 की पावर 3 प्लस 5/2 टाइम्स 1/2 की पावर 2 प्लस c। अब हमें प्लस c निकालना होगा बेटा, 0। बेटा 2 की पावर 3 8, 8 2 16। अच्छा बेटा ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 10 प्लस c। तो बेटा आपके c हमारे पास आ जाएगा सीधा सीधा 6। ठीक है बेटा, c आ गया हमारा 6। अच्छा अब मेरे पास बेटा dy/dx का एक्सप्रेशन क्या बना है, dy/dx का एक्सप्रेशन है मेरा -2/x³ और फिर प्लस 5/2x² प्लस 6। बेटा dy/dx आ गया। अब बेटा मैं अगर dy/dx को दोबारा से इंटीग्रेट करूं तो मैं y पे आ जाता हूं। तो मैंने क्या हरकत करी, इंटीग्रल ले लिया dy/dx का विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी -2x की पावर -3 प्लस 5/2 x की पावर -2 प्लस 6 डॉट dx। तो बेटा ये तो y आ गया, सही है। अब बेटा आपने यहाँ पे क्या करना है, -2 x की पावर -2 प्लस 1 होता है ना भाई, -2 प्लस 5/2 x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस 6x प्लस c। चलो जी ये दोनों तो जन्नत में गए। तो y आ गया 1/x², सही है, -5/2x
प्लस 6x प्लस सी। अब बेटा पता है बात क्या है, एक पूरा पॉइंट गिवन है हमें, हाफ कॉमा 9, तो मैं y की जगह 9 रख दूँ, x की जगह हाफ रख दूँ। y की जगह 9 रखा है, x की जगह हाफ रख दिया। 6 इंटू हाफ प्लस सी। अब हम लोग क्या करेंगे, आराम से बैठ के, ये क्या बन जाएगा अब 4, 9 इज इक्वल टू 4, 1/1/2 का स्क्वायर है ना, और ये दोनों तो बेटा जन्नत में गए, -5, फिर ये क्या आ जाएगा 3 + 3 इज इक्वल टू सी, और सॉरी प्लस सी। तो बेटा 9, 4 - 5 इज -1, -1 + 3 इज +2 + c। तो बेटा c आपका सीधा सीधा आ गया 7। अब मेरे पास जो कर्व की इक्वेशन बन रही है वो बन रही है 1/x² -5/2x, सॉरी x नीचे है, प्लस 6x प्लस 7। बेटा ये आपका सीधी सीधी कर्व की इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब बेटा मेरा एक मशवरा होगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये जितने भी आपके स्टेप्स हैं ये आपको ये एक एक करके करने होंगे, ठीक है ना, और इसके एक एक स्टेप को शो लाजमी करना बेटा, ठीक है। अब फिर इसके बाद जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि बस इस सवाल में 9 नंबर आ ही गए हैं, इसका अगला पार्ट नहीं है। अब हम बस इस सवाल के बाद अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 12 ज़रा देखें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में, सॉरी, यहाँ पे क्या बात हुई है, द डायग्राम शोज कर्व विद इक्वेशन दिस, ओके, फॉर द वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 7। अच्छा जी, कर्व की वैल्यूज़ हैं 0 से 7, ओके, यानी कि ये पॉइंट हमारा 7 है, ये 0 हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट P 7 0। अच्छा, P के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 7 0, ओके, इस पे टेंजेंट बनाया, मीट्स अ y एक्सिस एट पॉइंट Q, ठीक है जी। रीजन A इज बाउंडेड बाय द कर्व एंड द टू एक्सिस, ये रीजन A है, कर्व और x एक्सिस भी और कर्व y एक्सिस भी है। रीजन B इज बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन विद सेगमेंट PQ and y axis, okay, bounded PQ, region B is bounded by the curve PQ। अच्छा, ये रीजन B इन्होंने सिर्फ इतने से हिस्से को कहा है, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन A। ये देखो, अगर मुझे A का रीजन चाहिए, मैं इस डायरेक्टली कर्व को 0 से 7 की लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर दूंगा, A का एरिया आ जाएगा, ठीक है मेरा बच्चा। तो हमने फ़ौरन से क्या करा यार, एरिया ऑफ A 7 0 y dot dx 7 0 4 3x plus 4 raised to power half minus 2x minus 6 dot dx। सही है बेटा। अब यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा, 4 3x plus 4 raised to power 3/2। बेटा आप पावर में ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 3/2 डिवाइड बाय 3। सही है मेरा बच्चा। माइनस x² माइनस 6x, लिमिट्स हैं 7 और 0। बेटा 4 2 8 हो जाएगा, 8/9 3x प्लस 4 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस x² माइनस 6x, लिमिट्स आर 7 and 0। अब बेटा आपने सीधी सीधी लिमिट्स लगा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, 8/9 3 7 प्लस 4 3/2 माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 7 माइनस 8/9 3 इंटू 0 प्लस 4 3/2 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0। अब बेटा यहाँ पे ये क्या आ जाएगा,
8/9, 3 7 है 21, 21 + 4 25, 25 का रूट 5 और फिर 5 का क्यूब 125 -49 -42 अच्छा -8/9 4 का रूट 2 2 का क्यूब 8 बस। अब बेटा हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा ज़रा प्लीज़ देखते हैं अब हम लोग 8/9 multiplied by 125 -49 -42 -64/9 बेटा हमारे पास एरिया ऑफ रीजन ए आ गया 13 यूनिट स्क्वायर। ख़त्म। सही है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या हरकत करनी है, इन्होंने क्या कह दिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बी। यार अब अगर मुझे रीजन बी चाहिए ना बेटा, अब इसमें कुछ मसले मसाइल हैं, ज़रा वो सुनो। मसले मसाइल क्या हैं कि यार ये तो एक ट्रायंगल है, क्या मैं बेटा मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन है? नहीं है भाई, मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन नहीं है। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, फ़र्ज़ करो मैंने अगर क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, सही है, तो ये ट्रायंगल बना दूंगा और ये ए तो निकाल ही चुका हूँ, तो बी का रीजन आ गया। लेकिन अब बात ये, बच्चे कहते हैं सर क्यू के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें? देखो मुझे इस सवाल में इतना बताया है कि जो पॉइंट पी पे टेंजेंट बना है ये, तो मुझे अगर ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन मिल जाए इस कर्व के, एट ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन अगर कर्व का मिल जाए, उस पर मैं अगर बेटा पी के कोऑर्डिनेट्स डाल दूँ तो मेरे पास ग्रेडियंट आ जाएगा लाइन पी क्यू का। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, पहले ग्रेडियंट निकालने के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ हमारी जो है कर्व की, 4 3x + 4 raised to power 1/2 -2x - 6। बेटा एक कर्व की इक्वेशन आ गई। मैं ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए दोनों साइड पे d/dx ले लूँगा। 4 × 3x + 4 हाफ -2x - 6। तो बेटा अब आपके dy/dx क्या आ जाएगा, 4 × हाफ 3x + 4 raised to power -हाफ × 3 - 2। अच्छा जी, अब ये मेरे पास बेटा dy/dx का एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, 4 3 12 ओवर 2 × √3x + 4 - 2। अब मुझे चाहिए बेटा m ऑफ टेंजेंट जो कि है ग्रेडियंट ऑफ लाइन पी क्यू। उसमें मैंने p के कोऑर्डिनेट्स डाल दिए। p का x कोऑर्डिनेट 7 है, 3 × 7 + 4 - 2। बेटा ये बन जाएगा 12/2, तो ये तो हो गया हमारा भाई 6। 3 7 21, 21 + 4 25, 25 का √5 - 2। तो बेटा मेरा ग्रेडियंट क्या आ रहा है भाई, 6/5 - 2। तो मेरे पास जो बेटा इसका ग्रेडियंट आया है वो आया -4/5। मेरे पास बेटा इसका ग्रेडियंट आ गया। अब मैं पता है क्या करूँगा, मेरे पास बेटा इस लाइन का ग्रेडियंट आ गया -4/5। मेरे पास एक पॉइंट है तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू भी निकाल सकता हूँ। सही है। अब मैं अगर इक्वेशन ऑफ लाइन पे जाऊँ पी क्यू की, वो क्या है, y - y1 0 है, m x - x1। तो बेटा ये क्या बन रहा है, 5y = -4x + 28, 5y + 4x = 28। इक्वेशन आ गई। आपको पता है ये लाइन y एक्सिस पे जब मीट करी है तो पॉइंट Q है, ये लाइन y एक्सिस से जब मीट करी है तो पॉइंट Q है। और बेटा y एक्सिस पे आपको पता है x 0 होता है, सही है। तो आपने यहाँ पे x की जगह रख दिया 0, 5y 4 × 0 28। बेटा y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 28/5। नाउ लिसन,
ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 0,28/5। नाउ बेटा मैं इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ कंसिडरिंग ट्राइंगल OPQ, राइट एंगल है भाई, कंसिडरिंग ट्राइंगल OPQ, हाफ इंटू बेस 7 है, हाइट है 28/5। तो बेटा हमारे पास 7 इंटू 28/10 19.6 आएगा भाई, 19.6 आ गया ये। और फिर उसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, पूरे का एरिया आ गया, एरिया ऑफ ए क्या आया था हमारा 13, तो बेटा एरिया ऑफ बी विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ माइनस एरिया ऑफ रीजन ए। तो बेटा ये आ रहा है 19.6 माइनस 13, तो ये आ रहा है 6.6, सही है। या आप इसे चाहो तो 33/5 भी लिख सकते हो, ख़त्म। और इसके साथ आपने फाइनली आंसर लिख दिया, ठीक है। अब जब बेटा ये कहानी हो गई, अब मैं ज़रा देखता हूँ कि और किसी को इसके बाद इस सवाल में कोई भी मसला नहीं होगा। चलें बेटा अब हम ज़रा आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं बेटा हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है फंक्शंस का। जो फंक्शंस मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, जिन जिन बच्चों ने पूरे साल पढ़ा उन्हें इस चीज़ का आइडिया है, क्योंकि इसके सवाल बहुत खूबसूरत आते हैं। अब द फंक्शन एफ इन जी आर डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, फॉर ऑल रियल वैल्यूज़, यानी कि यार इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब बेटा यहाँ भी क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक यू शेप कर्व है बेटा, 4x² माइनस c, ये c होगा। अच्छा, और ये क्या है, जी ऑफ एक्स 2x प्लस के, एक ऐसी लाइन होगी जो कि k से गुजरेगी और इसका ग्रेडियंट क्या होगा 2। अच्छा, अब बेटा जब ये चीज़ आ गई, इन्होंने क्या कह दिया, वेयर c एंड k आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। इट इज़ गिवन दैट g इनवर्स ऑफ 3k प्लस 1 इज इक्वल टू c, शो दैट g एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ओके, पहले थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा बेटा। g इनवर्स पहले मैं निकाल लेता हूँ। देखो y इज इक्वल टू 2x प्लस के, तो y क्या आ रहा है बेटा, x क्या आ रहा है, y माइनस के अपॉन 2। तो बेटा g इनवर्स ऑफ x क्या आ गया आपके पास, x माइनस के अपॉन 2, g इनवर्स ऑफ x आ गया। क्वेश्चन में इन्होंने क्या कह दिया कि अगर आप g इनवर्स ऑफ x में x की जगह 3k प्लस 1 रख दो, g इनवर्स ऑफ 3k प्लस 1 रखो, यानी क्या लग गया 3k प्लस 1 माइनस के अपॉन 2, ये चीज़ बराबर होती है c के, ये बता दिया। 3k माइनस के इज़ 2k प्लस 1 अपॉन 2। बेटा हमारे पास फिर 2k क्या बन गया हमारे पास, 2k इज इक्वल टू 2c माइनस 1। मैंने भाई एक इक्वेशन बना ली। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्होंने कहा शो करो कि जी एफ एक्स इसके बराबर है। या जी एफ एक्स का मतलब क्या होता है, फंक्शन जी में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एफ ऑफ एक्स डाल दो। तो बेटा जी एफ एक्स का मतलब क्या है, फंक्शन जी क्या है 2x प्लस के, एक्स की जगह क्या डाल दो एफ ऑफ एक्स 4x² माइनस सी। तो बेटा आपके जी एफ एक्स क्या आ गया 8x² माइनस 2c प्लस के, सही है। अब बेटा हम लोग कुछ काम कर अच्छा हमें चाहिए किसकी फॉर्म में, के की फॉर्म में चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सी को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं बेटा किसको सब्जेक्ट बना लेता हूँ, सी को। इनफैक्ट सी को भी नहीं 2c को बना लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2c ही लिखा हुआ है। तो बेटा यहाँ पे मैंने अगर 2c को सब्जेक्ट बनाया तो 2c विल बी इक्वल टू 2k प्लस 1। डाल दो यार सीधा सीधा यहाँ पे, जी एफ एक्स 8x² माइनस 2k प्लस 1 प्लस के, सही है बेटा। तो ये बन जाएगा हमारे पास जी एफ एक्स 8x² माइनस 2k माइनस 1 प्लस के। तो बेटा आपके पास जी एफ एक्स
क्या बन रहा है 8x² माइनस के माइनस 1। आई गेस यही प्रूफ भी करना था बेटा। इसको प्रूफ करने के देखिए 4 नंबर दे दिया आपको, एज सच कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं है बच्चे अगर गौर से देखें ना। अच्छा, अब इसके बाद अगला पार्ट क्या है, अब इन्होंने कह दिया है द कर्व विद इक्वेशन, किसी कर्व की इक्वेशन ही दे दी है, इज ट्रांसफॉर्म टू द कर्व विद इक्वेशन y इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एच ऑफ एक्स बेसिकली क्या है कि जब मैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करूं, पहली ट्रांसलेट करूं 2-3 से। अब बेटा 2-3 से ट्रांसलेट करने का क्या मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट टुवर्ड्स राइट जा रहा हूँ 2 यूनिट, सही है, और फिर बेटा 3 यूनिट ऊपर जा रहा हूँगा, सही है। अब आप लोग फॉरन से उसके बाद क्या है, स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन बाय अ स्केल फैक्टर ऑफ के। बेटा वाई डायरेक्शन में अगर आप लोग स्ट्रेच हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, वर्टिकल स्ट्रेच है। और गाइस जब भी वर्टिकल स्ट्रेच की बात होती है तो आप उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो। इन्होंने स्केल फैक्टर के दे दिया है, के से मल्टीप्लाई करोगे। एंड देन रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, जब भी रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस होती है पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आओ एक एक करके इस पर हम काम करते हैं बेटा। सबसे पहली है ट्रांसलेशन, फर्स्ट स्टेप, सॉरी पहले ट्रांसलेशन करते हैं बेटा। ट्रांसलेशन के बाद ये बन जाएगा क्या, y इज इक्वल टू 8। बेटा 2 यूनिट आगे जा रहे हैं ना, तो मैं x की जगह x माइनस 2 लिखूंगा, माइनस के माइनस 1, ये तो पूरी इक्वेशन है। और फिर बेटा 3 यूनिट ऊपर है तो प्लस 3 कर दिया। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन बन रही 8x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस के प्लस 2। यहाँ तक आपने बेटा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन कर ली, सही है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कह दिया है, स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन बाय अ स्केल फैक्टर ऑफ के, यानी कि वर्टिकल स्ट्रेच है, पूरे उस कांस्टेंट से स्केल फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा y इज इक्वल टू के टाइम्स, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी भाई, माइनस के प्लस 2। तो बेटा ये क्या बन रही है हमारे पास 8k x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 2k। अच्छा फिर बेटा थर्ड स्टेप क्या है हमारा, जो कि एच ऑफ एक्स बना देता है रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। इस पूरी इक्वेशन को बेटा माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 8k x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 2k। तो बेटा आपके एच ऑफ एक्स क्या बन गया है मेरा बच्चा, के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 8k x माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे बेटा मैंने स्टेप बाय स्टेप बड़े ध्यान से कर दिया है, हम ये बाद में जाके वेरीफाई करेंगे कि हमारे आंसर सही है कि नहीं, सही है बेटा। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कह दिया है, द रेंज ऑफ h इज दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ c एंड k। यार देखो बात पता है क्या है, मैं अगर देखूं h ऑफ x फंक्शन को, एक यार h ऑफ x एक ऐसा फंक्शन है, यहाँ पे क्या लिखा है माइनस 8k x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2k। या देखो हमारी जनरलाइज फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू a x माइनस बी होल स्क्वायर प्लस c, राइट। यहाँ पे a की जगह 8 है लेकिन ये नेगेटिव आ रही है, तो ये कर्व का शेप क्या हो गया n। ये क्या हो जाता है बेटा, टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है के स्क्वायर माइनस 2k है। इन्होंने क्या कह दिया लेस देन 15 है, यानी कि एक एन शेप कर्व हो, इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या है भाई 15 तक जा रहा है। ये आपके पूरी चीज़ वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने बेटा फौरन से पहले क्या काम करना है, मैंने कह दिया भाई देखो इसका टर्निंग पॉइंट है 2 के स्क्वायर माइनस 2k, एन शेप कर्व है ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए वैलिड था, तो ये तो बेटा बनता ही जाएगा, यानी कि ये कभी भी रुकेगा नहीं, ये ऐसे बना हुआ होगा और यहाँ पे 15 होगा, तभी तो रेंज का ही है इन्होंने। अब ये वाली वैल्यू को मैंने कह दिया लेस देन और इक्वल टू 15। अब अगर मैं इसको देखूं, ये बन रही है के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 लेस देन और इक्वल टू 0।
बेटा फिर वही वाली बात हो गई, एक हमारे पास डिस्गाइज क्वाड्रेटिक बन जाएगी। चलो मैं अब फैक्टराइज कर ही लेता हूँ यार, क्या याद करोगे बेटा। 15 कब आता है, 5 3 सा -5k प्लस 3k -15 लेस देन इक्वल टू 0, k -5 प्लस 3 k -5 लेस देन इक्वल टू 0, k प्लस 3 एंड k -5 इक्वल टू 0। फिर बेटा आप लोग रूट्स लिखते हैं, एक आया -3 और एक आया 5। अच्छा बेटा ये आपके पास एक पॉजिटिव k वाली वैल्यू है, यानी कि यू शेप कर्व है, और इसके रूट्स हैं -3 और 5। सही है, तो यार ये हमारे पास कुछ कर्व इस तरह से होगा, -3 और 5, और यहाँ पे वैल्यूज ऑफ k हैं। एक्चुअल h ऑफ x नहीं है, ये इसकी जो टर्निंग पॉइंट है उसके लिए एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है ये वो है। और लेस देन और इक्वल टू का है ना भाई, लेस देन और इक्वल टू का है, ये वाला रीजन है। तो आप लोग फौरन से क्या बात कह देंगे कि भाई देखो k की जो वैल्यू है ना, k की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5 और -3 के बराबर में। तो आप कह दोगे यार k इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। लेकिन बेटा एक बात बताऊं, इन्होंने क्वेश्चन में पहले ही कहा था कि k और c पॉजिटिव हैं, तो बेटा आप क्या कह दोगे यार k इज़ लेस देन 5। लेकिन यार ये देखो, ये तो पूरे का पूरा y कोऑर्डिनेट है ना हमारा, और y कोऑर्डिनेट कब आएगा, जब k की वैल्यू 5 होगी। तो हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो k की एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो गई 5, और फिर c हमने कहीं पे लिखा था ना c और k का रिलेशन। हाँ, हमारा c और k का रिलेशन ये था 2c इज इक्वल टू 2k प्लस 1, 2c इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो c क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 2 विच इज़ 11/2। तो बेटा c की वैल्यू आ गई 11/2। यहाँ तक आपने क्वेश्चन कर लिया। अच्छा एक बात बोलूँ मैं, यहाँ पे मैंने बेटा जानबूझ के एक कोशिश करी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिवाइज कराने की। वैसे अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था कि डायरेक्टली इसको सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू 15 रख के सॉल्व कर लेता, वो भी सही होता बेटा। लेकिन बेटा वो मैंने इसलिए करा ताकि एक बार आप लोग इसका पूरा कॉन्सेप्ट फंडामेंटल समझ लो। क्यों ये नेगेटिव नहीं लिया, क्यों मैंने इनइक्वालिटी की फॉर्म में नहीं लिखा, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन में ऐसी लॉजिक्स लगी हैं। इसके बाद बेटा हमारा पेपर हो गया पूरे का पूरा ख़त्म, और मैं अगर पूरे पेपर की टाइमिंग निकालूंगा तो हमने पूरा पेपर कर लिया विद एक्सप्लेनेशन 1 आवर 35 to 40 मिनट्स। तो आप लोगों ने भी पेपर इसी तरह से करना है। मैं बस इसकी अब रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा।